गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स में नया चैप्टर लेंगे। इस चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर 9 है ये। इससे पहले हमने चैप्टर 8 पढ़ा। ये उससे रिलेट करता हुआ चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री का ही एक पार्ट है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें हम सीखेंगे हाइट एंड डिस्टेंसेस के बारे में कि भाई जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे पहाड़ हैं, आसमान में एरोप्लेन्स उड़ते हैं, वो ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर है, उसकी हाइट कितनी है, कितनी देर में वो एरोप्लेन जो है ना एयरपोर्ट पे पहुंचेगा, वगैरह वगैरह। ये बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो इसके ज़रिए यूज़ होती हैं। बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है, लाइफ में यूज़ होने वाला टॉपिक है। बहुत ही वास्ट इसका यूज़ होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। तो आज हम इसके बारे में सीखेंगे। बहुत आसान भी है। इसको सीखने से पहले, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ बातों पर हम ध्यान देंगे। इस चैप्टर के अंदर हम एक तो टी रेशोज़ का प्रयोग करेंगे। टी रेशोज़ मैं आपको समझा चुका हूँ, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये 6 टी रेशोज़ होते हैं और इनके बारे में मैंने बताया भी था कि क्या होता है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। हाथ के जरिए भी मैंने समझाने की कोशिश की थी। ये क्या है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या हो गया आपका साइन, एस से मतलब साइन। ये क्या हो गया आपका कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये क्या है आपका टेन, टी से टेन, एस से साइन, सी से कॉस, टी से टेन। तो टेन थीटा क्या होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब कोट थीटा जो होता है ये इसका उल्टा हो जाता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और सेक किसका उल्टा हो जाता है, ये ऐसे चलेंगे 1 2 3 4 5 और 6। जैसे 3 4 एक दूसरे के उल्टे हैं 2 और 5, तो किसका हो जाएगा ये h अपॉन बी। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये 1 अपॉन टेन थीटा होता है। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता चुका हूँ ये साइन अपॉन कोस अपॉन साइन थीटा भी होता है। टेन थीटा जो होता है ये कोट का उल्टा होता है और ये होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये मैं आपको बता चुका हूँ। सेक थीटा जो है कोस का उल्टा होता है, कोस सेक का उल्टा होता है। इसी तरह कोसेक हो गया और साइन, ये एक दूसरे से बिलोंग करते हैं। तो ये होगा आपका h अपॉन पी और ये 1 अपॉन साइन थीटा। और मैंने ये भी बताया था कि साइन और कोसेक को मल्टीप्लाई करने 1 मिलेगा, कोस और सेक को मल्टीप्लाई करें तो 1 मिलेगा, टेन और कोट को मल्टीप्लाई करें तो 1 मिलेगा। एक तो आप इसमें इस चैप्टर में टी रेशोज़ के बारे में सीखेंगे। दूसरी चीज़ जो आप इसमें सीखेंगे वो सीखेंगे कुछ एंगल्स जो का वैल्यू जो यूज़ होगी, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। जैसे साइन 30 कितना, कोस 30 कितना, टेन 30 है जी, आपका कोट 30 और सेक 30 और कोसेक 30। इसी तरह इनके 45 पे भी और 60 डिग्री भी वैल्यूज़ आपको यूज करनी पड़ेंगी। अधिकतर वैल्यूज़ आपको यही यूज़ होंगी इसमें 30, 45 एंड 60।
और आप देखोगे टेन और कोट में ही ज़्यादा प्रयोग होंगी। साइन और कोस में भी आती हैं, कोसेक में भी आती हैं, पर टेन और कोट में ज़्यादा यूज़ होगा इस चैप्टर में। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी जो आप ऑलरेडी सीख चुके हो। तो अब से मैंने एक बार फिर इस टॉपिक को रिवाइज करवा दिया ताकि आप इसको फिर से समझ सको। इसके बाद जो आप टॉपिक में इस 9वें चैप्टर में सीखेंगे या जो बहुत ज़रूरी भी है, वो 2 टाइप के एंगल्स आप इसमें सीखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल से बिलोंग करता है। 8वां चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था, उसमें भी राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है? जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। एनी ट्राइंगल whose one angle is a right angle or 90 degree is called a right angle triangle. And you know the sum of angles of a triangle is 180 degree. Then the other two angles, the sum of the other two angles will be 90 degree. And the side opposite to right angle is called hypotenuse, whereas the side adjacent to the given acute angle is called base. और in other words, the side opposite to the given acute angle is called perpendicular. इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, अभी एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा दिया है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का ही प्रयोग होगा, और जो पहाड़ की ऊंचाई, नदी की चौड़ाई, टेम्पल्स, केबल्स, स्टैचू वगैरह वगैरह, ये इन साइड के जरिए ही हम सीखेंगे। ठीक है जी। तो नदी की चौड़ाई कितनी है, टेम्पल की ऊंचाई कितनी है, केबल की ऊंचाई कितनी है, बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है, लाइट हाउस की ऊंचाई कितनी है, वगैरह वगैरह जो चीज़ें भी आपके सामने आएंगी 1 बाय 1 करके आप सीखेंगे, वो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड का ही प्रयोग करके आप सीखेंगे। अब हमने सीखना क्या है कि 2 प्रकार के एंगल्स हम यहाँ पर सीखेंगे, जो हमारे लिए एक नया है। ये तो चीज़ जो मैंने बताई ये ऑलरेडी आप सीख चुके हैं, आपको पता है इनके बारे में। तो अभी हम क्या करेंगे कि देखो लाइन ऑफ साइट क्या होती है। लाइन ऑफ साइट देखिए नॉर्मली जो होता है क्या होता है कि जैसे मैं खड़ा हूँ तो मेरी जो आँखें हैं जो देख रही हैं सामने, वो पैरेलल टू अर्थ, जैसे ऐसे ये समझ लो, ये मेरी आंखें, ये अर्थ के पैरेलल, दोनों आंखें पैरेलल टू अर्थ। ठीक है। अब ये पोजीशन 2 ही बनती हैं। एक तो ये लाइन ऑफ साइट, ये समझ लीजिए पैरेलल टू अर्थ। क्या पोजीशन बनेगी? या तो इस पोजीशन से ये ऊपर की ओर, जैसे कोई वस्तु है तो हम ऊपर की ओर देखें, तो लाइन ऑफ साइट ये की बजाय ये हो जाएगी। जब ये नीचे से ऊपर की ओर जाएगी तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ये एंगल होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। सपोज करो ये आपकी क्या है, लाइन ऑफ साइट। जब ये ऊपर की ओर देखेगी किसी भी चीज़ को, तो ये जो एंगल बनेगा ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। पहली बात नीचे से ऊपर की ओर। दूसरी पोजीशन क्या होती है लाइन ऑफ साइट की? नीचे की ओर देखना। जैसे मैं क्लास में खड़ा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो जब मैं लिखूंगा ऊपर की ओर लिखूंगा तो मेरी नज़र ऑटोमेटिक ऊपर की ओर जाएगी, तो लाइन ऑफ साइट ऊपर जाएगी, यानी नीचे से ऊपर, दैट इज़ एंगल ऑफ एलिवेशन। जब मैं मुड़ता हूँ बच्चों की ओर तो नीचे की ओर देखूंगा, जैसे मेरी लाइन ऑफ साइट कहाँ जाएगी? नीचे की ओर, यानी ऊपर से नीचे। मीन्स जैसे ये लाइन ये ऐसे, जब ये नीचे की ओर जाएगी तो ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। इन 2 चीज़ों का हमने ध्यान रखना है। नीचे से ऊपर की ओर, जब हम ऊपर की ओर देखते हैं तो क्या देखेंगे, क्या कहेंगे उसको? एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और ये आपकी लाइन ऑफ साइट हो जाएगी, ये आपकी लाइन ऑफ साइट हो जाएगी ये। और नीचे की ओर देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। इस चीज़ का हमने विशेष ध्यान रखना। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि मोस्टली क्लासेस में क्या होता है, टीचर्स एग्जाम्पल या इंट्रोडक्शन चैप्टर का नहीं बताते जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है,
बेसिक नॉलेज के लिए हमने इंट्रोडक्शन पढ़नी पड़ेगी। हर चैप्टर को शुरू करने से पहले आप देखेंगे कि इंट्रोडक्शन होता है, उसके बारे में बहुत कुछ बताया होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है, कुछ पिक्चर के ज़रिए समझाया होता है, कब यूज हुआ, कितना यूज हुआ, कैसे यूज हुआ। तो आप उसे ज़रूर पढ़ें, उसे ज़रूर सीखें। दूसरी चीज़ एग्ज़ाम्पल्स, हम टीचर्स लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल को छोड़ देते हैं और सीधा एक्सरसाइज पे आते हैं, ना तो इंट्रोडक्शन बताते हैं बच्चों को, क्योंकि बगैर इंट्रोडक्शन के तो बेसिक नॉलेज होने से रही। दूसरी चीज़ कि वो एग्जाम्पल्स को भी छोड़ देते हैं। एग्जाम्पल्स को नहीं छोड़ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो उसे ज़रूर सीखने की कोशिश करना, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि बोर्ड एग्ज़ाम में एग्जाम्पल्स का प्रयोग ज़्यादा होता है। तो हम सोचते हैं ये क्वेश्चन कहाँ था, और आप मोस्टली देखेंगे जब सैम्पल पेपर आप करेंगे तो उसमें भी तकरीबन सभी के सभी एग्जाम्पल्स आपके सामने आएंगे। चलिए अब हम इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस को लेकर के समझने की कोशिश करते हैं। तो आज मैं कुछ एग्जाम्पल्स लूँगा। जैसे आपका है एग्जाम्पल नंबर 1, इस चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 1, ये क्या कहता है, एक टावर है ग्राउंड पे खड़ी हुई है। तो मैंने अभी बताया कि राइट ट्राइंगल ही बनाएंगे टावर, ये दिस इज टावर, बट ये क्या है, एक राइट ट्राइंगल की साइड, राइट ट्राइंगल बनाएंगे, उसी साइड में टावर हो, बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, उसी के जरिए हम शो करेंगे। तो टावर, लेट ए बी द टावर, ए बी हमने नाम दे दिया टावर ए बी, तो लेट ए बी द टावर, या हाइट ऑफ टावर यू कैन से। तो क्या होता है, एक पॉइंट है ग्राउंड पे जो इस 15 मीटर दूर है यहाँ से, मान लो दिस इज द पॉइंट विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। पॉइंट सी कितनी दूर है, 15 मीटर दूर एक इसकी फुट से है। जो एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर का जब मापते हैं तो 60 डिग्री मिलता है। कितना मिलता है, 60 डिग्री। तो ये कहता है हाइट ऑफ टावर बताओ, हाइट ऑफ टावर, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, टावर भी 90 डिग्री पर, ये बेस, ये फिर से मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल 1, एक टावर दे रखी है, ठीक है, जो हमने ए बी मान लिया, और इस टावर के फुट से 15 मीटर दूर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से अगर हम इस टावर के टॉप को देखें तो एंगल बनता है 60 डिग्री। देखो नीचे से ऊपर बना, देन दिस एंगल इज एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हाइट ऑफ टावर बताओ। सबसे पहले आप इसको लिख लेंगे, लेट ए बी द हाइट ऑफ टावर, ये जरूरी है लिखना, एंड पॉइंट सी इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, दैट इज, अब BC क्या हो गया, 15 मीटर। तो ये चीज़ आपने लिख लेनी है। इसके बाद आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा जो आप ध्यान देंगे, जो निकालना है, जो रिक्वायर्ड है वो ऊपर लिख लें और गिवन को नीचे लिख लें, फिर रेशो बना लें। जो निकालना है उसे ऊपर लिख लें और जो दिया है उसको नीचे लिख लें। कुछ क्वेश्चंस में दिया हुआ नहीं होगा, उसका पार्ट होगा, पूरी साइड नहीं होगी, वहाँ पर आप उस पार्ट की बजाय कॉमन साइड का यूज करेंगे। जैसे आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा। दिस इज द इजीएस्ट मेथड टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सो अब हमारे को चाहिए क्या, ए बी, रिक्वायर्ड इज ए बी। तो हम लिखेंगे किस ट्राइंगल में है ये ए बी, ए बी सी। तो चलो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अभी मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। तो आप लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, क्या निकालना है, ए बी, ऊपर लिख लें क्या दे रखा है, बी सी, गिवन को नीचे लिख लें, ए बी अपॉन बी सी। तो व्हाट इज ए बी, साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल, परपेंडिकुलर। दूसरी बात ये समझ सकते हैं, जहाँ पर एक्यूट एंगल बना हुआ है उसके जो एडजेसेंट साइड है दैट इज कॉल्ड बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज 60 डिग्री। अब आपको 60 की वैल्यू पता होना चाहिए। ए बी निकालना है, बी सी 15 दे रखा है,
और tan 60 की वैल्यू है √3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB इज इक्वल टू 15√3 मीटर। तो AB क्या है आपकी हाइट ऑफ टावर। लुक हियर, दिस इज व्हाट इज AB? AB इज द हाइट ऑफ टावर। तो आपका आंसर आ गया हाइट ऑफ टावर इज 15√3 मीटर। अगर आपको √3 की वैल्यू दे रखी हो, कई क्वेश्चंस में नहीं दी होती तो मत लिखना, दे रखी होती है 73, किसी के अंदर 1.732 दे रखा होता है, तो आप उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर इसको, और फिर डेसिमल के अंदर इसका आंसर निकाल लेंगे। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अगर जो चीज़ मैंने आज आपको बताई, अगर ये चीज़ आपकी क्लियर है, आपको समझ आ गई है, तो ये समझ लो कि ये चैप्टर आपका फिनिश्ड इज़ कंप्लीट है, पूरा हो गया और इसमें कुछ है ही नहीं। फिर भी मैं डिफरेंट क्वेश्चंस 2-4 लेकर के आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, आज आपको इतना ही काम करना है, इसे रिवाइज करना है, इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन पढ़नी है और इसके एग्जाम्पल्स भी पढ़ने हैं, और फिर मैं आपको समझाऊंगा ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। यदि कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको आती है तो आप मुझसे किसी भी वक्त कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।